नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग सुपर टेट के अंतर्गत पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो है चित्रात्मक रूप में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति की गई है। तो आइए समझते हैं, पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। जानें कि भूकंप क्या है। भूकंप यानी कि पृथ्वी, भू इसमें पृथ्वी और कंप मतलब कांपना, इस तरीके से पृथ्वी का कांपना जो है भूकंप कहलाता है। यानी कि जब पृथ्वी हिलने डुलने लगती है तो ऐसी स्थिति में वह भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है या भूकंप विज्ञान कहलाता है। जब भूकंप आता है तो उस समय भूकंप संकेत देने के लिए रेडान गैस जो है वायुमंडल में बढ़ जाती है और यह हमें संकेत दे देता है कि अब भूकंप आने वाला है। भूकंप के कारण के रूप में देखा जाए तो भूकंप में कई कारण हैं जिनके कारण से भूकंप आते हैं। इसमें प्लेट जो है असंतुलित हो जाती हैं, यानी कि जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है धरातल का वह कई प्लेटों से मिलकर बना है, जिसमें करीब 7 बड़ी प्लेटें और 20 जो है गौण प्लेटों के मिलने से जो है हमारा क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो इन प्लेटों के दूर जाने या पास आने या रगड़ खाने की वजह से भूकंप आते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार होने से भी भूकंप आते हैं। हिमखंड या हिम शिलाओं का गिरना या खिसकना भी भूकंप का कारण होता है। जलीय ज्वार का आना या खिसकना, गुफाओं एवं जो खानें होती हैं उनकी छतें धंस जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी भूकंप आता है। आइए अब समझते हैं भूकंप का मापन कैसे किया जाता है। इसमें मापन जो है इसका सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है, जिसका आविष्कार मिलने ने 1880 में किया था। यह सिस्मोग्राफ जो है एक उपकरण है और एक पैमाना का यह उपयोग करता है और उस पैमाने के आधार पे जो है सिस्मोग्राफ नापता है भूकंप की तीव्रता को। वह पैमाना रिक्टर पैमाना कहलाता है। इसकी खोज जो है या इसका विकास जो है चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में किया था, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जो है यह रिक्टर पैमाना क्या होता है इसके बारे में देखें तो जब पृथ्वी का जो कंपन की अधिकतम आयाम होता है, पृथ्वी जब कांपती है तो उसका अधिकतम आयाम और उसके छोटे आयाम, इन दोनों के अनुपात के साधारण लघुगणक को जो है रिक्टर पैमाना कहा जाता है। इसका जो साधारण लघुगणक होता है, इन दोनों के छोटे और बड़े कंपनों के अनुपात का साधारण लघुगणक रिक्टर पैमाना कहलाता है। रिक्टर पैमाने पे जो है 1 से 9 तक जो है गिनतियाँ होती हैं और उनके आधार पे इनकी तीव्रता का जो है आकलन किया जाता है। जब रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक इकाई बढ़ती है, यानी कि 1 इकाई है, 1 इकाई से 2 होती है, तो यहाँ पे 1 से जब 2 होती है तो ये 10 गुना तीव्रता इसकी बढ़ जाती है। 3 होगी तो यहाँ पे इसकी 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि एक अंक से दूसरे अंक पे जाती है तो 10 गुना तीव्रता इसकी बढ़ती जाती है। इस तरीके से समझ में आया होगा कि भूकंप जो है क्यों आते हैं। भूकंप जो है जब आंतरिक प्लेटें जो हैं आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो उसके कारण से भूकंप आते हैं। और भूकंप के कारण जो है जहाँ पे टकराती हैं या रगड़ खाती हैं वहाँ से ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा जो है खोजती है रास्ता बाहर निकलने के लिए, तभी जाके भूकंप की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो आइए अब समझते हैं अगला, इसमें तरंगे जो निकलती हैं उन तरंगों से क्या आशय है। भूकंप जब आते हैं तो उसके कारण से 3 तरंगे निकलती हैं, जिसमें P, S और L तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त हो पाता है कि कहाँ पे जो है कौन सी स्तर, कौन सा शैल है, कौन सी परतें हैं, कहाँ पे तरल है, कहाँ पे ठोस है। इन तरंगों के माध्यम से यह सब पता हो पाता है। इसमें P तरंगे जो हैं सबसे तीव्र चलती है और इन तरंगों को जो है प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, क्योंकि इन्हें प्राथमिक इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे मान लीजिए ये भूकंप का केंद्र है, भूकंप का मूल केंद्र, और यह सबसे पहले जो है पहुँचती है धरातल पे या सरफेस पे, तो उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। इसी कारण से जो है इसे
प्राथमिक तरंग कहा जाता है। उसके पश्चात दूसरे नंबर पे एस तरंग पहुंचती है और फिर जो है उत्पन्न होती है एल तरंग। इस कारण से धरातल पे पहुंचने की वजह से पी तरंग को प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। 29 किलोमीटर तक जो है इसकी तीव्रता में वृद्धि होती रहती है और सर्वाधिक तीव्रता जो है गतिशीलता 21 मिनट में जो है यह अधिकेंद्र पे पहुंच जाती है, यानी कि जहां पे मूल होता है फोकस वहां से यह अधिकेंद्र पे 21 मिनट में जो है पहुंच जाती है अपने प्रतिमुख पर, यानी कि यहाँ पे है तो इसका प्रतिमुख ये हुआ अधिकेंद्र, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। इसकी औसत गति 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। वहीं पे अधिकतम घनत्व जब होता है तो इसकी गति जो है 14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यह तरंग ठोस, गैस, तरल में जो है आसानी से संचरण कर सकती है, इसलिए यह पृथ्वी के कोर में भी जो आंतरिक कोर है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। वहीं एस तरंग की बात की जाए तो एस तरंग जो है सेकेंडरी या गौण होती है। यह जो है 2900 किलोमीटर तक तीव्र रहती है। इसके बाद से यह लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ ठोस में ही चलती है और ठोस में चलने की वजह से 29 किलोमीटर तक ठोस होता है। उसके पश्चात जो है तरल अवस्था में पाई जाती है पृथ्वी की स्तरें, इस कारण से यह लुप्त हो जाती है। तरल अवस्था लुप्त हो जाती है और इसी के आधार पर यह पता चलता है कि वहाँ पे उसके 29 किलोमीटर के पश्चात जो है जो परतें हैं वह तरल अवस्था में है। इसकी औसत गति 4 किलोमीटर होती है और यह केवल संचरण जो है ठोस में कर सकता है। आइए अब देखते हैं पी तरंग के बारे में। यह जो है यह तरंग धरातली तरंग कहलाती है या लंबी तरंग कहलाती है। इसकी खोज जो है HV लब ने की थी। HV लब ने की थी, इसी कारण से इसे एल तरंगे कहा जाता है। सागरी तली से जो है यह नीचे की तरफ जो है तेज़ी से गति करती है, जिससे यह सिद्ध होता है या पता चलता है या ज्ञान हो पाता है कि महासागरी तल जो है भारी या सघन पदार्थों से निर्मित हुआ है। इसी कारण से जो है इन तरंगों के माध्यम से यह स्पष्ट हो पाता है कि पृथ्वी के अंदर की सतहें या परतें जो हैं किस तरह की हैं। इसकी औसत गति जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और यह ठोस, तरल और गैस तीनों में जो है संचरण कर सकती है। इस तरीके से यह तरंगों की प्रकृति नेचर जो है समझ में आया होगा। एल, एस और पी यानी PSLV के बारे में जो है स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं जब ये तरंग उत्पन्न होती हैं तो इसके मूल से जो है यह उत्पन्न होती हैं। भूकंप केंद्र कहलाता है वह या फोकस कहलाता है, यहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो ये तरंगे ये चल रही हैं यहाँ पे ऊपर जो है पी तरंगे चलती हैं और उसके पश्चात 113 103 डिग्री पे जो है यहाँ पे एस तरंगे चलती है, लेकिन ये कोर में जो है प्रवेश नहीं कर पाती हैं क्योंकि कोर जो है तरल अवस्था में होता है, इसलिए कोर जो है ठोस होता है, लेकिन ये कोर तक पहुँच नहीं पाती हैं। 2900 किलोमीटर तक ही रह जाती है, वहीं से लुप्त हो जाती हैं। लेकिन पी तरंगे जो हैं इनको पार करके और यह एक छोर से दूसरे छोर पे चली जाती हैं। इन दोनों तरंगों के बीच में संचलन के बीच में यहाँ पे 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में कोई भी तरंगों का संचरण नहीं होता है। इस कारण से इन तरंगों को या इस स्थान को पी और एस तरंगों का छाया मंडल कहते हैं। यह एक तरफ दोनों तरफ जो है पाया जाता है 103 डिग्री से 142 डिग्री के क्षेत्र में। आइए अब समझते हैं कि जब भूकंप आता है तो उसका मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। उसमें एक जो उपकरण होता है उसी के माध्यम से, जिसमें यहाँ पे यह उपकरण है जिसके माध्यम से भूकंप का जो है लेखन किया जाता है। यहाँ पे एक देख रहे हैं ये टेक यानी कि सपोर्ट है और इस सपोर्ट में जो है एक डोरी बंधी हुई है और यह एक लोलक है जो हिलता डुलता रहता है और इसमें एक पेन लगी हुई है और पेन के अलावा यह एक ड्रम है। इस ड्रम पे जो है ये कागज़ लपेटा गया है और जैसे ही भूकंप की तीव्रता या कंपन होता है वैसे ही यह लोलक जो है उसके हिसाब से हिलने लगता है और यहाँ पे उसकी तीव्रता का जो है इस तरीके से यह जितनी तेज़ी से हिलेगा उसकी तेज़ी से यह यहाँ पे लिखना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो है इसका मापन हो जाता है कि कितनी तीव्रता वाला आया है और कितनी तीव्रता वाला नहीं आया है। इस
यंत्र के इस उपकरण के माध्यम से। तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका मापन होता है। अब आइए देख लेते हैं कि 2 प्लेटें हैं, इन 2 प्लेटों में किस तरीके से घर्षण होता है। प्लेट ए है मान लीजिए कोई एक, दूसरी प्लेट है बी। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है जब ये पास आती हैं तो टकराती हैं। इन टकराने से इनके बीच में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण वह ऊर्जा अब जगह खोजती है बाहर निकलने के लिए, और वही जब बाहर निकलती है तो पृथ्वी कंपन करती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और जहाँ से ये उत्पन्न होता है उसे भूकंपीय मूल या फोकस कहते हैं, और सबसे पहले भूकंपी तरंगे जो है यहीं पे निकलती है। भूकंपी तरंगे यहीं पे निकलती है। एक मिनट। इसके पश्चात हम देखते हैं भूकंपी तरंगे यहाँ पे निकली और यहाँ से ये चलती हैं, फिर ऊपर की तरफ ये ऊर्जा निकलते हुए यहाँ पे पहुँचती है, और यह यहाँ से पहुँच जाती हैं सरफेस पे या धरातल पे। जहाँ पे ये पहुँचती हैं उस क्षेत्र को जो है सबसे पहले पहुँचती है, उस क्षेत्र को अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पी तरंग पहुँचती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और यहाँ पे जब सबसे पहले पहुँचती है तो इसका तीव्रता जो है सर्वाधिक होती है, और भूकंप का सबसे ज़्यादा अनुभव जो है यहीं पे हो पाता है। आइए अब देखते हैं भूकंप की जो ये तीव्रता है उसकी गहराई के आधार पे किस तरह से मापा जाता है। भूकंप की गहराई के आधार पे भूकंप जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हम देखें सामान्य भूकंप 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पे, दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पे, इसके अलावा पाताली भूकंप 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पे आते हैं। लेकिन ये पाताली भूकंप जो है बहुत कम आते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पे प्लेटें जो हैं इनके रगड़ खाने से, ये प्लेटें रगड़ खाती हैं या पास जाती हैं या फिर दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, उस अवस्था में भी भूकंप की स्थिति बनती है। ये जो है क्रस्ट जो है ऊपरी जो पृथ्वी का क्रस्ट है, यह क्रस्ट 7 प्लेटों, बड़ी प्लेटों और 20 गौण प्लेटों से निर्मित हुआ है। जब इन प्लेटों में कभी घर्षण होता है या दूर जाती हैं तो इस स्थिति के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप की तीव्रता के आधार पर भी भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें रिक्टर स्केल पे जो है मापने के आधार पर देखें तो 2 तक के भूकंप एक क्षेत्र में रखते हैं, एक प्रकार का होता है। दूसरा जो है 5 रिक्टर स्केल पे जिसे नापा जाता है, और तीसरा जो है 6 रिक्टर स्केल जिस पे होता है उसे खतरनाक भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। इससे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। 1993 में लातूर में, जो इंडिया में ही है, 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, और 2001 में कच्छ में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण से बहुत तबाही हुई थी। अब आइए देखते हैं कि इनकी तीव्रता कितनी क्या होती है, उसके आधार पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि भूकंप की तीव्रता और प्रभाव, रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता क्या होगी और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब 0 से 1.9 होता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ जियोग्राफ से ही यह पता लग सकता है कि भूकंप आया है कि नहीं आया है। दूसरा है 2 से 2.9, जब रिक्टर स्केल पे आता है तो यह हल्का कंपन करता है। इसके अलावा 3 से 3.9 आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें महसूस होता है कि कोई ट्रक आपके नज़दीक से जो है गुज़र रहा है। इसके अलावा जब 4 से 4.9 का भूकंप आता है तो ऐसी स्थिति में खिड़कियां जो है टूट सकती हैं, और दीवारों पे जो टंगी फ्रेम होती हैं फ़ोटो की वह जो है गिर सकती हैं। वहीं 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पे पैमाना नापा जाता है तो ऐसी स्थिति में यह फर्नीचर हिल सकता है। इसके अलावा जब 6 से 6.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो ऐसी स्थिति में इमारतों की नींव दरक जाती है, उखड़ जाती है, ऊपरी मंजिल को जो है नुकसान हो सकता है। वहीं 7 से 7.9 की तीव्रता वाला आता है तो ऐसी स्थिति में इमारतें गिर जाती हैं,
ज़मीन के अंदर पाइप जो लगी होती हैं वह फट जाती हैं। साथ ही जब 8 से 8.9 की तीव्रता वाला आता है तो इमारतों सहित बड़े जो पुल होते हैं आवागमन के लिए वह सभी गिर जाते हैं। और जब 9 से अधिक या 9 होता है तो ऐसी कंडीशन में पूरी तबाही हो जाती है। कोई मैदान में अगर खड़ा रहता है तो उसे धरती जो है लहराती हुई दिखाई देगी। यदि समुद्र नज़दीक हो तो उसमें सुनामी की पूर्ण संभावना जो है हो जाती है। तो इस तरीके से यह समझ में आया होगा पूरा भूकंप के बारे में A to Z कि कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से इसका मापन होता है, किसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। तो उम्मीद है कि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में जो है मील का पत्थर जो है साबित होगा, आपको समझने में जो है सहायक होगा। तो इस तरीके से मेरा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।